नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। ये देश है हमारा, आप देख रहे हैं। बहस आज नहीं होगी, आज होगा सबसे जरूरी संवाद, क्योंकि भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कहर अभी थमा नहीं है और तीसरी लहर का डर सताने लगा है। और यह भी कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। और इसीलिए मैं हर माता पिता से आज अपील करती हूं कि आज का हमारा ये शो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हमारे शो में देश और दुनिया के कई दिग्गज डॉक्टर जुड़ रहे हैं जो कोरोना पर हर सवाल का जवाब देंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या संपूर्ण लॉकडाउन ही कोरोना को मात दे सकता है। वैसे देश के लगभग हर राज्य में कड़ी पाबंदियां जारी हैं, कुछ राज्यों ने तो पूर्ण लॉक भी लगा दिया है। लेकिन सवाल है, क्या पूरे देश में लॉकडाउन से ही कोरोना पर पूर्ण नियंत्रण संभव है? आज इसी पर होगा सबसे बड़ा संवाद। दूसरी लहर का जारी है कहर, तीसरी लहर का सता रहा है डर। तो क्या संपूर्ण लॉकडाउन ही कोरोना से निपटने का पुख्ता समाधान है? क्योंकि तीसरी लहर को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इसका असर बच्चों पर सबसे ज्यादा हो सकता है। यानी ये जरूरी है कि पूरी ताकत लगाकर तीसरी लहर के असर को अभी से कंट्रोल कर लिया जाए। पिछले कई दिनों से राहुल गांधी बार बार ये मांग उठा रहे थे कि देश में पूर्ण लॉकडाउन जरूरी है। हालांकि अब राहुल गांधी ने अपने नए ट्वीट में कहा है, पिछले साल का अनियोजित लॉकडाउन जनता पर घातक वार था, इसलिए मैं संपूर्ण लॉकडाउन के खिलाफ हूं। लेकिन पीएम की नाकामी और केंद्र सरकार की जीरो रणनीति देश को पूर्ण लॉकडाउन की ओर धकेल रहे हैं। देश के लगभग हर राज्य में कोरोना के चलते पाबंदी है और इसका असर भी दिख रहा है। आपला मी 2 दिवसापूर्वी जसं सांगितलं तर आता रिकव्हरी रेट आणखीन चांगला झालाय, तो म्हणजे 85.5% 85.55 अशा टक्क्यामध्ये रिकव्हरी रेट झालेला आहे। तो पण एक आपला फार जमेची बाजू आहे आणि त्याच्यामध्ये मला वाटतं की आपली एक चांगली उपलब्धी है। इस बीच राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 10 मई से 24 मई तक पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। 31 मई तक शादी समारोह पर रोक होगी। हालांकि घर पर या कोर्ट में शादी की अनुमति रहेगी। दूसरे राज्यों से आने वालों की RT-PCR जांच जरूरी होगी। रिपोर्ट नहीं दिखाने पर 15 दिन क्वारंटीन किया जाएगा। सत्ता संभालते ही ममता बनर्जी ने बंगाल में आंशिक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। कर्नाटक, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तकरीबन हर प्रदेश में कड़ी पाबंदी या पूर्ण लॉकडाउन जारी है। कई एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि बिना पूर्ण पाबंदी के कोरोना को हराना मुश्किल है। तो आज इसी पर देश और दुनिया के तमाम दिग्गजों से होगा समाधान वाला संवाद। भारत में मुश्किल दिनों का विश्लेषण सबसे पहले शुरू करना होगा कि हम उससे पहले कि डॉक्टरों से बात करें तो वो विश्लेषण क्या बताता है, हमारी चुनौतियां किस कदर बहुत ज्यादा होने वाली है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले कुछ हफ्ते में जो बेहद मुश्किल दौर है वो हम लोगों को देखना होगा। भारत में सामने आए नए वेरिएंट की वजह से संक्रमण में बहुत ज्यादा तेजी हुई है और दूसरी लहर के दौरान की गई गलतियों से सबक लेना ही होगा। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। महामारी में चुनाव, कुंभ, ईद की खरीदारी महंगी पड़ सकती है। कोई त्योहार मनाने के बारे में सोचिएगा भी नहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में। तीसरी लहर के लिए अभी से तैयारियां शुरू करना जरूरी। जो गलती हमने बीते दिनों की है वो हमें नहीं करनी होगी। तो इन तमाम बातों का बेहद ख्याल रखना होगा। और आज इस पूरे संवाद में हमारी मदद करने वाले हैं वो डॉक्टर्स जो देश से ही नहीं बल्कि दुनिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करवा दूं, सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रवि मल्लिक जो रेडिक्स हेल्थ केयर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ डॉक्टर विक्रम तलावलीकर लंदन से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर DS राणा साहब जुड़ रहे हैं श्री गंगा राम हॉस्पिटल से। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रवि गोड से अमेरिका से लाइव। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर तलावलीकर से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ इस चर्चा की। सर, आप लोगों ने तो देखा कि ब्रिटेन में किस तरह के हालात थे और वो हालात बेकाबू होते गए, लेकिन आप लोगों ने किस तरह से समय रहते उन हालातों को काबू किया। और हम बार बार कह रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है हमारे देश में, तो उस तीसरी लहर से पहले तैयारियां किस दिशा में आगे बढ़ने चाहिए? धन्यवाद प्रीति जी। ये सही है कि जनवरी फरवरी में जब सेकेंड वेव यहाँ पे आई यूके में तो बहुत सारे लोग बीमार हुए, बहुत सारे डेथ्स हुए।
दो चीजें थी जिसमें इस पर काबू किया गया। एक तो था लॉकडाउन, जो संपूर्ण लॉकडाउन किया गया था। उसकी वजह से हॉस्पिटल्स पे जो प्रेशर आ रहा था, जो बेड्स नहीं मिल रहे थे, नहीं तो मेडिसिन की दिक्कत आ रही थी, वो नहीं हुई, क्योंकि कम से कम पेशेंट बहुत सीवियर इलनेस से हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे थे। दूसरी चीज थी वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। अब तक 40 से ऊपर सब लोगों को वैक्सीन ऑफर हो चुका है और अपटेक बहुत अच्छा रहा है। ये दो चीजें हैं जिससे ये काबू किया गया, पर कंप्लेसेंसी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ी सी माइल्ड थर्ड वेव एक्सपेक्टेड है। और यही मैं कहना चाहूंगा इंडिया की सॉर्ट ऑफ पोजीशन से, कि अभी तक सेकेंड वेव बहुत ही चालू है वहां पे। इस महीने में शायद पीक हो जाएगी और कम होते जाएंगे केसेस, पर अभी जो जरूरत है, जो लॉकडाउन की जरूरत है, वो बहुत है। जहां जहां पे ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स पे प्रेशर है, मरीज जब आते हैं तब उनको बेड नहीं मिल रही है, लॉकडाउन की सख्त जरूरत है। और उसके साइड में आपको करना है आपका वैक्सीनेशन ड्राइव। अब अच्छा हो रहा है, पर बहुत ज्यादा वैक्सीनेशंस की जरूरत है। कोई भी हो, कोविशील्ड, कोवैक्स, रशियन वैक्सीन, कोई भी आपको मिल रही हो, मैन्युफैक्चरर्स को भी आपने बहुत सारे रिसोर्सेस देने हैं, और सब गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेस हैं वहां डायरेक्ट करने हैं, ताकि आप जल्द से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर सकें। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर रवि गोडसे भी अमेरिका से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रवि गोडसे, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से अमेरिका के हालात किस कदर बुरी स्थिति में पहुंचे थे, और आज जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो वो अमेरिका को देखते हैं। ऐसे में मौजूदा स्थिति में भारत अमेरिका से क्या सीख ले सकता है, और खास तौर पर हेल्थ सेक्टर में वो कौन से काम करने होंगे जो तीसरी लहर का हम सामना बेहतर तरीके से कर पाए? देखो, अमेरिका को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि किसी दुनिया में किसी दूसरे देश को बताए कि हम लोग के तो 4-4 हजार लोग मर रहे थे, लेकिन हमने इसका डट का मुकाबले किया है। मैं तो कोविड एक्सपर्ट से तंग आ चुका हूँ। बड़े बेशरम लोग हैं, कुछ भी बक देते हैं और नहीं हुआ तो बाद में कहते हैं लोग लापरवाह है। @Dr. Godse Ravi 1 @Dr. Godse Ravi 1 ये मेरा ट्विटर हैंडल है। उसके ऊपर मैंने अभी एक ट्वीट भेजा है कि कोविड एक्सपर्ट को ये भी नहीं पता कि चौथी लहर 5वें लहर के पहले आएगी या बाद में आएगी। देखो, भारत अभी 5 चीजें कर सकता है, जिसको मैं पंचशील प्रोग्राम कहता हूँ। 5 चीजों से ये महामारी जल्दी से मिट जाएगी। सबसे पहली चीज है डेली 1 आवर न्यूज कॉन्फ्रेंस, जनता की मन की बात, सब उनके क्वेश्चंस के जवाब दे दो। दूसरा, सब फॉरेन वैक्सीन को आज नहीं अभी अनुमति दे दो। तीसरा, वैक्सीन जो एक्सेस है वो प्राइवेटाइज कर दो। चौथा, जो सबसे बड़ी बात है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो इंडिया में आ चुके हैं। ऐसे न्यूज प्रोग्राम की शुरुआत अच्छी न्यूज से होनी चाहिए। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से इंडिया में 3 हफ्ते में महामारी को मिटा सकते। और 5वां, बाबूगिरी बंद करो। ये आधार कार्ड वो कार्ड चेक करना बंद करो। कोई अगर आतंकवादी इंडिया में आता है इंडिया को हानि करने के लिए, उसको भी कोविड हो सकता है, वो भी दूसरों को दे सकता है। तो क्यों हम ये आधार कार्ड वार्ड में स्टेडियम खोल दो, 3 गेट खोल दो और ये चालू रख दो जब तक आपके डोसेस खत्म नहीं होते या लोग खत्म नहीं होते। 24 घंटे खुले रखो। मास वैक्सीनेशन इज ओनली, और म्यूटेशन से मत डरो। ये आरएनए वायरस है, ये थोड़ा म्यूटेट होता है लेकिन ज्यादा म्यूटेट नहीं होता। नकुल का सहदेव होता है, नकुल की गांधारी नहीं होती। रियल लाइफ में ये वैक्सीन वर्क होते हैं। कतार से 2 लाख लोगों का स्टडी आया है 16 घंटे पहले। फाइजर 95% इफेक्टिव है, इंक्लूडिंग द वेरिएंट्स। ये जो वेरिएंट है वो सब हम बात करने के लिए नेचुरल इम्यूनिटी और वैक्सीन इम्यूनिटी वेरिएंट के अगेंस्ट भी चलती है। अब जितना हम वेरिएंट और म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे उतने लोग हिचकिचाएंगे वैक्सीन लेने को। अभी सोचना नहीं है, जो वैक्सीन हाथ में लगी भैया ले ली। वैक्सीनेशन इज द वे टू एंड दिस पैंडेमिक। With the help of monoclonals, we can end it in 4 weeks. ये तीसरी लहर ऑप्शनल है। तो आप कह रहे हैं कि अगर हम वैक्सीनेशन को प्राथमिकता देते हुए बड़े पैमाने पर इसे अपना लेते हैं तो तीसरी लहर के प्रकोप से काफी हद तक बचा जा सकता है। डॉक्टर रवि मलिक, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। सर, बार बार ये कहा जा रहा है, इसमें भी अलग अलग तरह की बातें हैं। कई लोग कह रहे हैं कि बच्चों के लिए जो 3rd वेव आएगी वो बहुत खतरनाक है। जो फर्स्ट फेज थी उसमें हमने देखा कि कैसे बुजुर्गों पर उसने अटैक किया। अब इसमें तो हम देख रहे हैं कि जो एज ग्रुप का आंकड़ा है वो बहुत कम हो गया है 2nd वेव में, और जो 3rd वेव है वो कह रहे हैं कि बच्चों को बचा के रखना है। अभी तो हम जो यंगस्टर्स हैं उन्हीं का ही वैक्सीनेशन नहीं कर पाए हैं,
तो मुझे बताइए सर कि बच्चों के लिए जो माता पिता इस वक्त हमारे शो को देख रहे हैं वो कैसे तैयार रहें आने वाले वक्त के लिए। देखिए, मैं क्योंकि पीडियाट्रिशियन भी हूँ और कोविड का अस्पताल भी चलाता हूँ, तो मैं अपने तजुर्बे से कुछ चीजें बताना चाहूंगा। पहली चीज तो यह है कि अगर थर्ड वेव आती है तो काफी तौर पे निश्चित है कि ये बच्चों को इफेक्ट करेगी, क्योंकि हमारे बच्चों की पॉपुलेशन जो 41% है, जो 18 साल से छोटे हैं, उनमें से एक भी बच्चा अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं है। और आने वाले 2-3 महीने में मुझे नहीं लगता कोई वैक्सीनेट हो पाएगा, क्योंकि इनके ट्रायल्स होंगे, वैक्सीन आएगी। तो चिंता जो है बच्चों के लिए, जो आपकी है, मेरी है, ये बिल्कुल जायज चिंता है। दूसरी चीज, थर्ड वेव भी आने की पूरी संभावना है। वो इसलिए संभावना है, जब तक हमारी हर्ड इम्यूनिटी नहीं बढ़ती, ये वेव्स आती रहेंगी और हमारे को अपनी हर्ड इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए मेन उसकी प्रिवेंशन यही है कि हम अपनी वैक्सीनेशन को बढ़ाएं और अपनी हर्ड इम्यूनिटी को बढ़ा दें, ताकि थर्ड वेव जो है वो बिल्कुल भी ना आए यहाँ पर। तीसरी चीज, बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जिसमें कि 2 तरह की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो कि हमारे इधर आ गई है, जिनको कॉकटेल एंटीबॉडीज कहते हैं, इमडेसिनैब एंड कैसिरिनिनैब, ये 2 करके कंबाइंड जो मोनोक्लोनल है, इनका भी रोल काफी अच्छा है, जो कि हमें इंट्रोड्यूस अब कर देनी चाहिए अपनी ट्रीटमेंट के अंदर। इसके अलावा अगर हम सितंबर तक 1 करोड़ डेली के हिसाब से अगर हम वैक्सीनेशन कर देंगे तो हम जो है थर्ड वेव से बच जाएंगे। एक और मैं सजेशन देना चाहूंगा कि 12 से 18 साल के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन अवेलेबल है, जो कि कनाडा ने भी अब लगानी शुरू कर दी है, यूएस ने भी लगानी शुरू कर दिया। अगर हम इस वैक्सीन को भी थोड़ा सा इंपोर्ट कर लेते हैं, जो कि 12 से 18 साल में सेफ है, तो हम अपने कुछ बच्चों को भी सेव कर सकते हैं। एंड इन द मीन टाइम हमें ट्रायल्स फटाफट करने चाहिए, ताकि बच्चों की वैक्सीन आए और थर्ड वेव अगर आती है तो हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखें। मदर फादर के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा, पेरेंट्स के लिए, कि इस वेव में भी बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं। 2 चीजों का आप ध्यान रखिए। बच्चों के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स काफी आ रहे हैं, जैसे लूज मोशंस, वॉमिटिंग, पेन एब्डोमेन। अगर आपके बच्चे में ये सिम्टम्स है, ये कोरोना हो सकता है, लेकिन उनको एक एश्योरेंस देना चाहूंगा एज ए पीडियाट्रिशियन कि बच्चों के अंदर डेफिनेटली ये सेकंड वेव में ज्यादा केसेस आ रहे हैं, लेकिन बच्चे ज्यादा सिक नहीं हो रहे। बीइंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों के ऊपर बहुत रखेंगे, लेकिन बच्चे बीमार ज्यादा नहीं हो रहे। ठीक सर आपने अभी कुछ लक्षणों की बात की, मैं उन लक्षणों को थोड़ा दोहराना चाहती हूँ, क्योंकि जो व्यूअर्स इस वक्त हमारे इस शो को देख रहे हैं, जो खास तौर पर हमने उनसे अपील की है कि आज जरूर देखें, वो ये कि अगर आपके बच्चों में किसी भी तरह की उल्टी, दस्त, जो स्किन है उस पर रैशेज, सुस्ती, भूख ना लगना, तेज बुखार, सिर दर्द, सर्दी खांसी है, तो इसको बिल्कुल भी आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये थर्ड वेव से पहले के हालात हैं आपके बच्चे में, और तुरंत आप अपने बच्चे को बाल विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जरूर ले जाएं या कंसल्ट करें, अगर आप उनके पास नहीं ले जाना चाहते मौजूदा हालात में। अब मैं डॉक्टर DS राणा का रुख करना चाहती हूँ। डॉक्टर DS राणा, अभी लगातार हमारे जितने भी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका एक स्वर में एक बात जो कॉमन समझ आ रही है वो ये कि वैक्सीनेशन बहुत बड़े पैमाने पर होना चाहिए। लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं कि जो यंग जनरेशन है, हम 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, इवन जो बुजुर्ग हैं, उनमें भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक फर्स्ट डोज लेने के बाद सेकंड डोज का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि डोजेस है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं है। ऐसे में ये जो वैक्सीनेशन है, इसे कैसे मुमकिन किया जाएगा कि हम थर्ड वेव के प्रकोप से बच जाएं? प्रीति जी, बहुत से मेरे से पहले जो डॉक्टर बोले, मेरे डॉक्टर भाई, चाहे अमेरिका से बोले, लंदन से बोले, चाहे डॉक्टर मलिक ने इंडिया से बोले, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह बोला और अच्छी ज्ञान की बातें की। और यही इसका उपाय है कि हम सेकंड वेव का भी मुकाबला करेंगे और थर्ड वेव का अवॉइड करें, या थर्ड वेव का मुकाबला कर सकते हैं। वैक्सीनेशन के बारे में आपने ठीक कहा, जब वैक्सीनेशन अभी हमारी 45+ को भी पूरी नहीं हुई है, और 18+ की जो स्टार्ट की है वो हम सबको पता ही है, कमी है, अभी वैक्सीन इतने जल्दी प्रोग्राम नहीं हो सकते हैं। हम थ्योरेटिकली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि रैपिड एंड मैसिव वैक्सीनेशन, मुझे जितनी जल्दी हो सके, जितने जल्दी हम वैक्सीनेशन करें, तभी हम थर्ड वेव और आने वाली फोर्थ वेव, जो भी वेव कहेंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कुछ भी बोलते रहो, जो भी वेव्स आएंगी नहीं रोक पाएंगे हम वायरस को, तो वायरस मल्टीप्लाई करता जाएगा बार बार। तो उसको रोकने का तो एक ही तरीका है ना, लॉन्ग टर्म में, कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो वैक्सीनेशन में तो सरकार की तवज्जो होनी चाहिए कि किस तरीके से वैक्सीनेशन उपलब्ध किया जाए, कराई जाए, चाहे अपने देश की बनी हुई, चाहे बाहर से इंपोर्ट की जाए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि फाइजर की क्लियर कर दी गई है, तो फाइजर को इंपोर्ट करने की कोशिश करें, जितनी मिल सकती है उतनी जल्दी बच्चों को भी लगाई जाए। बच्चों को फॉर्चुनेटली सुबह डॉक्टर मलिक ने चाहे कहा
बच्चों में अभी भी पहली वेव में भी थी, सेकंड वेव में बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं। सेकंड वेव में ज्यादा बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि पहली वेव से, पर बीमार नहीं होते हैं फॉर्चुनेटली बच्चे अभी तक, वो इतने ज्यादा सिक नहीं होते हैं। पर आंसर तो यही है कि जो डॉक्टर साहब ने कहा हार्ड इम्यूनिटी जब तक नहीं होती है तब तक थर्ड वेव नहीं बचा सकते हैं। और हार्ड इम्यूनिटी के लिए कुछ तो हार्ड इम्यूनिटी इससे हो जाएगी जो लोग इतने इन्फेक्टेड हो रहे हैं, बाकी उसके लिए वो सही तरीका तो साइंटिफिक तरीका तो वही है ना कि वैक्सीनेशन सबकी हो। और वैक्सीनेशन तभी होगी, एक तो लोग वैक्सीनेशन से डरे नहीं, और दूसरी बात यह कि अभी वैक्सीन, इसमें कोई शक नहीं कि वैक्सीनेशन की कमी है। जो सारी स्टेटें बोलती रहती हैं वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीनेशन की नहीं हो पा रही है, सर आपके पास और उतने रैपिड रेट से नहीं हो रही जो हमने सोचा था। हमने सोचा था कि 30 करोड़ लोगों को कर देंगे जून तक, तो मुझे नहीं लगता कि 30 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। मतलब जो हमने टारगेट रखा था हम उस टारगेट को कम्पीट ही नहीं कर पा रहे। वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन तो हो तभी तो हम जाके कर पाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं डॉक्टर गोड से कुछ इस बात में ऐड ऑन करना चाहते हैं। सर बोलिए, मैं फिर उसके बाद राकेश गुप्ता जो कि सर्वोदय हॉस्पिटल के डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके पास जाऊंगी। जी गोड से। आपने सीधा सवाल पूछा कि लोग कह रहे हैं कि हमको वैक्सीन लेनी है ही नहीं, तो अगर आपको सप्लाई बढ़ाना हो तो डिमांड कम करना हो, तो मेरे 3 प्रैक्टिकल आइडियाज है जिससे मैं वैक्सीन के डोसेज डबल करके दिखा सकता हूँ 1 मिनट में। फ्रांस ऐसा कह रहा है आपको अगर कोविड हुआ था तो आपको वैक्सीन के 1 ही डोज की जरूरत है, फ्रांस जैसी बड़ी कंट्री। अमेरिका में हम कहते हैं कोविड से बरामद हो चुके हो फिर भी वैक्सीन ले लो क्योंकि वैक्सीन से ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। अभी हमारे पास वैक्सीन नहीं तो हम 2 चीज कर सकते हैं। एक, लोगों को कह सकते हैं भैया आपको अगर कोविड हुआ था तो आप 3 महीने के लिए रुक जाओ ताकि दूसरे लोगों को मिले। दूसरी बात ये कर सकते हैं, फिंगर स्टिक से एंटीबॉडी टेस्टिंग हो सकता है 2 मिनट में। स्टेडियम में वैक्सीन दे रहे हैं तो आगे मशीन बिछा सकते हैं, जिनको एंटीबॉडी पॉजिटिव आए उनको बोले थोड़ा रुक दो। तीसरी चीज ये कर सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड का एक बड़ा जो कोविशील्ड का वैक्सीन है वो अगर 4 हफ्ते की देरी से लिया, फासले से लिया तो उसका एफिकेसी 55% है। 12 हफ्ते के फासले से लिया तो 81.3 है। तो अगर फासला बढ़ा दिया तो आज जो आपके हाथ में डोज है वो डबल हो जाएंगे और एफिकेसी बढ़ जाएगी। और एक बड़ी स्टडी आई थी अंडर 55, उसमें उन्होंने आधा डोज पहले दिया था और आधा डोज देने से 90% एफिकेसी थी। ऐसा विश्व के इतिहास में पहले हुआ था। येलो फीवर की वैक्सीन 1 डोज 5 में स्प्लिट किया था कॉन्गो में। वैसा अगर हम यंग लोगों में कोविशील्ड का पहला डोज हाफ में स्प्लिट करते हैं तो हमारे डोसेस 1 सेकंड में 10 करोड़ के 20 करोड़ हो जाएंगे। ऐसा सब आउटसाइड द बॉक्स सोचना चाहिए, वही सब फैसला बाबूगिरी बंद करनी चाहिए। नहीं, लेकिन तब भी सर मुझे लगता है कि जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है उसमें आप कह रहे हैं ये थोड़ा सा मददगार तो जरूर होगा लेकिन ये सही सोल्यूशन नहीं है। मतलब पूरी तरह से ये समस्या का समाधान नहीं है क्योंकि तब भी हमारे पर वैक्सीन्स की कमी है, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो आप कह रहे थे कि जो प्राइवेट होल्डर्स हैं उनको एंट्री देनी चाहिए, मैं इस पे बिल्कुल अग्री करती हूँ कि इससे बहुत मदद मिल सकती है और सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए और साथ ही विदेशी जो कंपनियां हैं उनको भी आने का मौका देना चाहिए, अगर हालात को जल्द से जल्द काबू करना चाहिए। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था। अब मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर राकेश गुप्ता जो कि सर्वोदय हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो ये भी एक बहुत अनसर्टेन बात बनी हुई है कि थर्ड वेव है भी कि नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि वो कब तक नॉक करने वाली है? क्या कोई इसका डेटाबेस तैयार है कि सेकेंड फेज इतने तक रहेगा, अब थर्ड वेव आने वाली है? बारे में मैं कहने में सक्षम नहीं हूँ। आई एम नॉट एन एपिडेमियोलॉजिस्ट। मैं अभी जो सेकंड वेव आई है मैं इसके बारे में आपसे बात कर सकता हूँ। इसने हमको अचानक से पकड़ा है। ऑल्दो हमको ये प्रेडिक्शन दी जा रही थी कि ये आएगी, अभी जो हमें जो चैलेंज आ रहा है ट्रीटिंग पेशेंट्स, इसने हमें वी हैव बीन कॉट अनअवेयर और देयर हैज बीन सडन सर्ज इन द नंबर ऑफ पेशेंट्स, जिसकी वजह से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चैलेंज में आ गया है, सप्लाई चेन चैलेंज में है, दवाइयों में मिलने में चैलेंज है, ऑक्सीजन मिलने में चैलेंज है, हॉस्पिटल बेड्स मिलने में चैलेंज है। अभी तो हम उसी से स्ट्रगल कर रहे हैं। सेकंड वेव के पार जाएंगे तो हम थर्ड वेव की बात करेंगे ना, तो अभी तो हम सेकंड वेव से लड़ने की बात कर लेते हैं। तो आपको क्या लग रहा है सर, ये जो सेकंड वेव है ये सेकंड वेव का पीक है या हम ये शुरुआती दौर में है या ये खत्म होने को है? इसके बारे में कुछ आकलन है आपके पास? एपिडेमियोलॉजिस्टों का ये कहना है कि मई एंड में ये थोड़ी कम होनी शुरू होगी और क्रैश भी कर सकती है और खत्म भी हो सकती है, लेकिन ये समय ही बताएगा। अभी तो हम प्रैक्टिकली वी आर डीलिंग विद द नंबर ऑफ सिकर पेशेंट्स, एवरीबॉडी इज वांटिंग एन आईसीयू बेड, रिक्वायरिंग एन आईसीयू बेड। इस बात के इसमें डिसीज में जो प्रॉब्लम आई है वो ये है कि रिकवरी जो पेशेंट्स आईसीयू में आ रहे हैं वो रिकवर नहीं हो रहे हैं। लास्ट पैंडेमिक में हमारे पास में पेशेंट्स 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन से आईसीयू से निकलकर वापस वार्ड में पहुंच जाता था। इस बार वो जो स्टे है हमारा आईसीयू का वो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन और प्रोग्रेसिव स्टे है और आउटकम्स पुअर हैं, मोर्टेलिटी ज्यादा है।
किसी बात की मोर्टेलिटीज नहीं हुई थी। और सेकेंडली, जैसे सब लोगों ने बताया, इस बार जो यंगर लॉट है वो बहुत इसमें पकड़ा गया है। जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो 18 साल के, 20 साल के, 24 साल के, जो लास्ट पैंडेमिक में नहीं देखे गए थे, इस बार बड़े कॉमनली पकड़े जा रहे हैं और सीरियसली पकड़े जा रहे हैं। एंड यंगस्टर्स आर लूजिंग लाइफ एज वेल। तो हम एज डॉक्टर्स बड़े पेंड हैं ये देखते हुए कि जो हमारी जो यंगर जनरेशन है वो इससे इफेक्ट हुई है और हम असमर्थ हैं कुछ भी करने के लिए। जितनी भी थेरेपीज अवेलेबल हैं वो बाय एंड लार्ज एक्सपेरिमेंटल हैं। और मैं डॉक्टर की बात से एग्री करूंगा कि अगर हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मिल जाती हैं, जिसमें अभी सरकारी तंत्र का नियंत्रण है और कोई भी दवाई हमें बहुत आसानी से नहीं मिल पाती सर, ये जो आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बोल रहे हैं, इसको मैं थोड़ा डिटेल में आप लोगों से समझना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर गोद से मैं आपके पास आना चाहती हूँ। सर, डॉक्टर फाउची हैं, उन्होंने कहा है कि भारत में संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला लेना ही होगा। उनके बारे में मैं बता दूं कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के कोरोना एक्सपर्ट हैं और राष्ट्रपति को कोरोना से निपटने के उन्होंने तरीके बताए। अमेरिका में दूसरी लहर को कंट्रोल करने में उनकी बड़ी भूमिका है। तो क्या आपको लगता है कि मौजूदा हालात में भारत के पास सिर्फ और सिर्फ अगर किसी भी तरह के हालात से निपटना है तो लॉकडाउन जरूरी है, वो 3 से 4 हफ्तों का होना चाहिए? 3 से 4 हफ्तों का पता नहीं, लेकिन अभी लॉकडाउन के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल पे लोड बढ़ रहा है। लेकिन भारत का मोर्टेलिटी रेट अभी सारे जहां से अच्छा है। जो 3.5 लाख लोग संक्रमित हो रहे हैं, उनके हर आदमी के पीछे छुपे 10 या 20 लोग हैं, तो 70 लाख लोग संक्रमित हो रहे हैं शायद डेली। एक बात मैं बार बार पूछ रहा हूँ, ये दूसरी लहर में, पहले लहर में जिनको RT-PCR पॉजिटिव कोविड था, वो ज्यादा लोग सीरियस इलनेस उनको नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो उनको म्यूटेशन से भी बचा रही है। अगर ऐसा हुआ और 70 लाख लोगों को हमने ठीक कर दिया, तो मेरा ये मानना है कि 15-20 दिन में ये नंबर अचानक कम आएंगे। ये मेरे ख्याल से अच्छा चल रहा है, डरने की बात नहीं है। ये जो लोगों को बचाएंगे, और वो जो आप कहते हैं ना यंग लोगों में हो रहा है, उसका भी मेरा एक विवादास्पद मानना है। ये मेरे ख्याल से अच्छी न्यूज है जो आंकड़े देख रहे हो। ऑफ कोर्स यंग लोगों को हो रहा है, ये अच्छी न्यूज नहीं है। लेकिन पहली वेव में अगर वो 100 बूढ़ों को पकड़ता था, 10 यंग लोगों को पकड़ता था, हम लोग कहते 10% है। अभी 10 यंग लोगों को पकड़ रहा है, लेकिन सिर्फ 20 बूढ़ों को पकड़ रहा है, क्योंकि 80 बूढ़ों का वैक्सीनेशन हो चुका है। तो माना गया तो हम लोग बोला 50% केसेस यंग है, वो 50% नहीं है, वो 10% ही है, लेकिन बूढ़ों के केस कम हो गए। इसके वजह से रिलेटिवली कम हो रहा है। ऐसे दुनिया के सब एक्सपर्ट अभी कर रहे हैं कि यंग लोगों का केसेस बढ़ते हुए दिख रहा है, क्योंकि बूढ़ों के कम हो रहे हैं। अभी तो लॉकडाउन के सिवा हमारे कुछ हाथ में नहीं है, लेकिन ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, उसको अमेरिका में नवंबर में परमिशन दिया था, इंडिया में नहीं दिया था, क्योंकि इंडियन स्टडीज नहीं है। अभी इंडियन स्टडीज का टाइम अपने हाथ से निकल चुका है। मेरे जैसे लोग, भारतीय मूल के है, पार्किंग भी इंडियंस की तरह ही करते हैं। तो मैंने फाइजर ली है, तो क्यों इंडियन के लिए स्टडी चाहिए? एक सब ग्रुप देखो ना फाइजर का, और फाइजर, मॉडर्ना जो भी है, सब वैक्सीन को आज ही अभी परमिशन दे दो। जॉनसन एंड जॉनसन सब लागो, प्राइवेटाइज कर दो, ये सब हो जाएगा। वो हमारा मोर्टेलिटी रेट तो दुनिया से सबसे अच्छा है, क्योंकि जो पुराने कॉमन कोल्ड वायरसेस है वो भी कोरोना वायरस होते थे, इंडियंस को बहुत होते थे। हर्ड इम्यूनिटी फाउची कह रहे हैं अमेरिका में 90% लगेगी, फाउची रॉन्ग है। अमेरिका में 70 लगेगी, इंडिया में 56 तक हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से भारतीय वासियों, डरो मत। मोनोक्लोनल अगर हाथ में आए हैं, मतलब तो आप कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन अभियान से डरना नहीं है। वैक्सीनेशन अभियान को जितने बड़े पैमाने पर आप करेंगे, आप चाहे सेकंड वेव हो, थर्ड वेव हो, आप उससे निपट पाने में बहुत हद तक सफल हो जाएंगे। मेरे साथ डॉक्टर विक्रम भी जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे साथ लंदन से लाइव है। डॉक्टर विक्रम, डॉक्टर फाउची ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के मुकाबले कोरोना से ज्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा है और ऐसे में लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी है इस वक्त भारत के लिए। आपका इस पर क्या व्यू है? मैं शायद उनसे एग्री करूंगा, क्योंकि लॉकडाउन किसी को भी पसंद नहीं। यहाँ पे भी लॉकडाउन किया था तब पसंद नहीं था लोगों को, क्योंकि इकोनॉमिकली ये बहुत
हानिकारक रहता है। जो मजदूर हैं, जो लो वेज वर्कर्स हैं, उनके लिए बहुत तकलीफदायक होता है। पर फिर भी जब ऐसी बात आती है, जिंदगी मौत की बात आती है, यहाँ पे लोग मर रहे हैं क्योंकि उनको बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तब लॉकडाउन बहुत बहुत जरूरी है, ताकि डॉक्टर्स को, हेल्थ सिस्टम को रिकवर करने के लिए, उनके रिसोर्सेस बढ़ाने के लिए थोड़ा सा टाइम मिले। ये बात बहुत जरूरी है कि सब जगह लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं है। कंट्री वाइड लॉकडाउन शायद नहीं जरूरी है। जरूरी वहां पे है जहां पे बहुत से हॉस्पिटल्स में प्रेशर है। मेजर सिटीज, जो गांव है जहां पे बहुत सारा ट्रांसमिशन होके लोग सीवियर इलनेस से हॉस्पिटल्स में पहुंच रहे हैं, वहां पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कीजिए, ताकि आपके बाकी के सब जो आप स्टेप्स ले रहे हैं, वैक्सीन या मेडिसिन या ऑक्सीजन बढ़ाने के, वो आपको काफी रह जाएंगे। तो हाँ, कंट्रोल लॉकडाउन की बहुत जरूरत है। इसके साथ फिर बाद में टेस्टिंग ट्रेसिंग आप बढ़ा सकते हैं, पर अभी जो सिचुएशन है, लाइफ डेथ की सिचुएशन है, लॉकडाउन बहुत जरूरी है। डॉक्टर रवि गौड़ से कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर जी बोलिए सर, बोलिए। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। टेस्टिंग ट्रेसिंग आइसोलेशन हॉटस्पॉट में करना अभी पागलपंती है। पागलपन की परिभाषा ये है कि आप वही नतीजा बार बार दोहराए और ये अपेक्षा करें कि नतीजा अलग आए। जर्मनी सबसे बड़ा मुल्क है, वहां टेस्टिंग ट्रेसिंग आइसोलेशन मास्क किया, कुछ नहीं हुआ। अभी हॉटस्पॉट में टेस्टिंग ट्रेसिंग आइसोलेशन की बात करना ही मैं सोच नहीं सकता। अगर बंबई में आप बस कंडक्टर हो और आप पॉजिटिव आते हो, आप क्या टेस्टिंग क्या ट्रेसिंग करोगे? 45% जर का अगर आपका कम्युनिटी में ट्रांसमिशन रेट है दिल्ली में, तो टेस्टिंग ट्रेसिंग आइसोलेशन कहाँ पे करोगे? आप हॉस्पिटल का लोड कम कर दो, लोड कम करो, क्योंकि डर कम हो जाएगा। लोग जिनको जाना नहीं चाहिए अस्पताल में, वो लोग पहुंच रहे हैं अस्पताल में ये डर के मारे कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। उनको डर लग रहा है, लेकिन इसके लिए कि उनका टेस्टिंग हो रहा है। एसिम्प्टोमेटिक लोगों का हॉटस्पॉट में टेस्टिंग बंद करो। टेस्टिंग ट्रेसिंग आइसोलेशन पागलपंती है हॉटस्पॉट में, उसको इमीडिएटली रुकवा दो। वो लोगों पे घर पे रहो, मोनोक्लोनल ला दो, मैस वैक्सीनेशन चालू रखो, हर्ड इम्यूनिटी अच्छा चल रहा है, 3 हफ्ते में खत्म हो सकता है। हमारे साथ डॉक्टर डीएस राणा है। डॉक्टर डीएस राणा, जो डॉक्टर गोड से कह रहे हैं, आप उनके बात से कितना सहमत है? और प्लस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का वो जो जिक्र कर रहे हैं, वो इस लड़ाई में किस तरह से कारगर हथियार साबित हो सकते हैं? आम दर्शक मोनोक्लोनल को अगर सुन रहा है तो वो क्या समझेगा इसके बारे में? सर थोड़ी सी सरल भाषा में बताइएगा। प्रीति, मैं डॉक्टर गोडसे की हर बात से सहमत हूँ। आपको ये समझना होगा कि ये क्वेश्चन सप्लाई एंड डिमांड का है। सप्लाई मीन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी है, पहले आते हैं हॉस्पिटल बेड्स। हॉस्पिटल बेड्स हम बियॉन्ड ए पॉइंट नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज उसके लिए मेडिकल मैन पावर चाहिए। हमारे पास नेक्स्ट चैलेंज है मेडिकल मैन पावर, जो आ ही चुका है ऑलरेडी। चलो, जो बाकी इन्वेंट्री की थी ऑक्सीजन ड्रग्स की, वो तो गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट समाधान कर दिया। बेड आप बियॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा सकते हैं। जब बेड नहीं बढ़ा सकते हैं तो आपको संक्रमण को ही ठीक करना होगा, और संक्रमण को ठीक करने के लिए आपके पास शॉर्ट टर्म में लॉकडाउन, लिमिटेड लॉकडाउन, स्टेट वाइड लॉकडाउन, नेशनल लॉकडाउन, प्लस सेल्फ लॉकडाउन, विच आई स्ट्रेस ऑल द टाइम। सेल्फ लॉकडाउन जो कंटिन्यूस अगले 1 साल 1.5 साल के लिए करना पड़ेगा, और तभी जाकर वो कम होगा, चाहे वेव, ये सेकंड वेव है, चाहे अगली वेव आती है। और लॉन्ग टर्म में जो बार बार हम कह रहे हैं वैक्सीनेशन इज ओनली आंसर, और मैं रिपीट नहीं करूंगा। डॉक्टर गोडसे ने बहुत अच्छी तरह बताया किस तरीके से वैक्सीनेशन को किसी न किसी तरीके से हम इफेक्टिव कर सकते हैं। ये सारे तरीके जो है वो सरकार को करने चाहिए, और वो तरीका है अगली वेव से बचने के लिए। अभी हमें बड़ा जरूरी है इस वक्त, जो लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में आप देख रहे हैं कि पिछले 10 दिनों में 10% जो है पॉजिटिविटी रेट कम हो गया। और ये भी बात सही है कि इंडिया में जो मॉर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम है। और ये भी बात सही है कि जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि टेस्टिंग, ट्रीटिंग एंड आइसोलेशन का जो टाइम है वो अब नहीं रहा जहाँ हॉटस्पॉट है, वो टाइम वेस्टेज की बात है, बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है। इस वक्त जरूरी है कि जहाँ भी हो रहा है, इस वक्त तो घरों में कराते नहीं, एक को पॉजिटिव होता है तो 4-5 आदमी कराते हैं, कई घरों में एक भी नहीं कराता है। वो हमारी फैमिली पेशेंट्स हैं, हमारे अंडर फॉलोअप है, जो कराते हैं। कोई कहते हैं सर बिल्कुल कोविड ही लग रहा है, अब तो पेशेंट खुद ही डायग्नोस करना सर कर दिया शुरू लोगों ने। लोग खुद ही कहते हैं सर कोविड ही है, मुझे कोविड का ट्रीटमेंट लिख दो, हमारे कोई शक नहीं, साथ हमारी फैमिली में कोविड था, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। और ये जरूरी है कि जितने भी हम टेस्ट करते हैं, चाहे कम करते हैं ज्यादा करते हैं, हाँ वो पॉजिटिविटी रेट कम हो गया है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट क्यों कम हुआ? पॉजिटिविटी रेट कम इसलिए हुआ कि
आपने लॉकडाउन किया दिल्ली में, उसकी वजह से हुआ है। डॉक्टर रवि मलिक, जैसे हमारे बाकी डॉक्टर्स कह रहे हैं, लेकिन एक बात और जो सबके जहन में वो ये कि वैक्सीन लगाने के बाद क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, पहले तो मैं आपके उस सवाल का पूरा जवाब दे दूं जो आपने डॉक्टर राणा से पूछा था, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जिसका जिक्र यूएस के और बाहर के डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं, वो क्या चीज है। देखिए, अभी जो है एक कॉकटेल रिजीम करके हमारी सरकार ने भी पास किया है, इसके अंदर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, सिंथेटिक एंटीबॉडीज होती हैं जो कि वायरस के साथ में लड़ती हैं और हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। ये इसको कॉकटेल इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर दो तरह की एंटीबॉडीज हैं, कैसिरिनीमैब और इमडेवीमैब। ये दो तरह की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है जिनका कॉकटेल मिक्सचर है, जो कि अगर हम पेशेंट्स में यूज करेंगे तो ये नई तरह की इलाज की पद्धति है जो कि पेशेंट्स को जो है इससे बीमारी से बाहर निकालने में हमारी मदद करेगा। ये तो आपका वो सवाल कंप्लीट हुआ। दूसरी बात आप ये कह रहे थे, दूसरा सवाल क्या पूछा था आपने? वैक्सीनेशन के बाद क्या लोगों के भीतर जो अभी मौजूदा डर है वो खत्म हो जाएगा? हर आदमी ये जानना चाहता है कि हमें वैक्सीन लग गई, अब हम महफूज हैं, ऐसा समझ सकते हैं वो? देखिए, क्योंकि मैं अपने हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन सेंटर भी चला रहा हूँ पिछले 2 महीने से, जब से सरकार ने ये मुहिम करी है। मेरी सोच इससे उल्टी है। एक फिनोमिना है जिसे PBOC कहते हैं, पोस्ट वैक्सीनेशन ओवर कॉन्फिडेंस। मैंने देखा जब से वैक्सीनेशन आई है, लोगों ने एक डोज लगाने के बाद ऐसे समझ लिया कि पता नहीं अब तो इस बीमारी को हरा दिया, मास्क वास्क उतार के पीछे कर दिया और ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। जबकि धरातल पे यह है कि कंप्लीट वैक्सीनेशन हमारी केवल 2.2 पॉपुलेशन को दोनों डोज यानी कंप्लीट वैक्सीनेशन हुई है और केवल 9.5 को फर्स्ट डोज लगी है वैक्सीनेशन की। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन आई है, आप और ज्यादा जागरूक रहें कि वैक्सीनेशन आने के बाद भी अगर संक्रमण फैल रहा है और लोगों की मृत्यु हो रही है तो ये शर्मनाक बात है। सबसे बड़ी चीज ये बताना चाहूंगा कि जैसे ही जिसको भी वैक्सीनेशन लगती है वो मास्क नहीं छोड़ेगा। मास्क आने वाले 1.5 साल कोई भी नहीं छोड़ेगा जिसको वैक्सीन लग गई है या नहीं लगी है। वजह वैक्सीनेशन से आपको 70-75% की प्रोटेक्शन मिलेगी। वैसे भी कोविड हो सकता है तो आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए, चाहे आपकी 2 वैक्सीन भी लग गई। लेकिन डेफिनेटली वैक्सीन से 2 फायदे होते हैं। एक तो होता है 70 से 75% आपको बीमारी नहीं होगी। दूसरा, अगर 20-25% हो भी गई, 30% हो भी गई तो आपकी मृत्यु नहीं होगी, सीवियर डिजीज नहीं होगी। लेकिन वैक्सीनेशन के भरोसे अगर हम सोच रहे हैं, और एक चीज और बता दूं, अभी चाहे हम कितनी भी वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ा दें, सेकेंड वेव में मृत्यु का दर इस वैक्सीनेशन से कम नहीं होगा। क्योंकि आज भी अगर हम वैक्सीनेशन देते हैं तो उसकी इम्यूनिटी आने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर अभी से हम वैक्सीनेशन करते हैं तो एक तो सेकंड वेव बहुत प्रोलॉन्ग नहीं होगी और थर्ड वेव आने से हम बच जाएंगे। तो ये वैक्सीनेशन का वो है। दूसरी चीज है, वैक्सीनेशन को हमें बहुत तेजी से बढ़ाना चाहिए। और क्योंकि मैं वैक्सीनेशन सेंटर चलाता हूं तो मैं आपको एक चीज बता दूं, लोगों के हजूम आ रहे हैं वैक्सीनेशन लगाने के लिए। दे आर नॉट स्केयर्ड। इस वक्त लोगों का मेन मकसद है कि जल्दी से जल्दी हमें और हमारे बच्चों को किस तरह से वैक्सीन लगा दो और हम बच जाएंगे। तो इस वक्त सरकार को जहां से भी वैक्सीन हो सके प्रोक्योर करनी चाहिए और वैक्सीनेशन रेट बढ़ाना चाहिए। 20-25 लाख की वैक्सीनेशन रोज लगाने से हमारा थर्ड वेव शायद नहीं बच पाएगा, क्योंकि आप 2021 के लास्ट में जाके 30% केवल पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करेंगे अगर हम इसी स्पीड से चलें। आज 110वां दिन है हमारी वैक्सीनेशन का, हमने 16 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दी आज तक। अगर हम अगले 110 दिनों में भी 16 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देंगे तो थर्ड वेव नहीं बचने वाला। तो मेरी यही वो सोच है एज ए प्रोफेशनल डॉक्टर कि हमारे को वैक्सीनेशन बढ़ानी चाहिए और जितनी भी हो सके जल्दी से लगानी चाहिए। प्राइवेट प्लेयर्स को भी लाना चाहिए और दूसरी कंपनीज को भी, क्योंकि हमारा एपिटाइट बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन। आई होप डॉक्टर मलिक कि जैसे आप बात रख रहे हैं ये बात सरकार तक पहुंच रही हो, और ये आपकी नहीं है, हमारे पैनल में जितने भी डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, चाहे लंदन से, अमेरिका से और हमारे इंडिया के, वो सब एक सुर में कह रहे हैं। तो ये बात पहुंचनी चाहिए सरकार तक और इस बारे में विचार होना चाहिए। मैं डॉक्टर राकेश गुप्ता का रुख करना चाहती हूँ। डॉक्टर राकेश गुप्ता, एक आम आदमी जो लगातार 2.5 साल से इस तरह कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, बीच में वो दौर आया, उसे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अब जो लहर आई है वो बेहद खतरनाक है। क्या वो वक्त दोबारा आएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बिना मास्क के लोग घूमेंगे, जैसे पहले चहलकदमी करते थे, सड़कों पर जश्न मनाते थे, वो दौर कब तक आने की उम्मीद करे कोई आम आदमी? पहला हिस्सा ये कि शर्तिया आएगा, अच्छा समय बिल्कुल आएगा, लेकिन हम इस बुरे समय को ठीक से निकालेंगे तो अच्छा समय आएगा। अगर हम रहेंगे ही नहीं तो अच्छा समय देखेगा कौन? तो सावधानी बरतें। वैक्सीनेशन के लिए हम सब लोगों ने बड़ी स्ट्रांगली कहा है, इट शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड
और मैं नहीं समझता कि सरकार के अगर हाथ में वैक्सीन हो और डिसेंट्रलाइज कर दे तो हमें बहुत समय लगेगा। हमारे पास में हर पीएचसी पे, सीएचसी पे, प्राइवेट सेंटर्स में अगर हम वैक्सीन पहुंचा दें तो अगले 2-3-4 महीने में हम पूरे देश को अच्छे से वैक्सीनेट कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि सेकंड वेव का शायद इस वैक्सीनेशन से कोई इफेक्ट नहीं आए, लेकिन हाँ शर्त हम थर्ड वेव से बच जाएंगे। और जो आपने कहा कि वो समय शायद उसको 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल लगे और एक लो ग्रेड पर सिमर करता रहे ये वायरस इन्फेक्शन, ये पक्की बात है। लेकिन हाँ, अगर हम ढंग से चलें, वैक्सीनेट करें, लॉकडाउन में जाएं और अपने आप को मास्क पहनने के लिए तैयार कर लें, मानसिक रूप से सबसे बड़ी चीज है हमारी मेंटेलिटी कि हम जमीनी तौर पर लापरवाह कौम है, हम किसी भी चीज को लेकर बहुत सीरियस नहीं होते हैं और अगर हम सीरियस हो जाएं तो इस लड़ाई से हम बहुत अच्छे से पार जा सकते हैं और अच्छे दिन जरूर रहेंगे कि जब हम आराम से बिना मास्क के लगभग 1.5 साल से 2 साल में मान के चलता हूँ कि ये रहेगा। ठीक, डॉक्टर गोडसे आप अपने पॉइंट को रखिएगा क्योंकि आप फिंगर रेज कर रहे थे। साथ ही सर मुझे इस बात का भी जवाब दीजिएगा क्योंकि पेरेंट्स आज हमारे इस शो को बहुत गहराई से देख रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि बच्चों के वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो कितनी तेजी से लाने की जरूरत है, इस पर कितनी तेजी से और एफिशिएंटली काम करने की आवश्यकता है थर्ड वेव से पहले। मेरा पॉइंट ये था कि दुनिया के कई मुल्क ऐसे हैं जो सपने में भी वैक्सीन नहीं देख सकते हैं। भारत ने कोवैक्सीन बनाए, 16 करोड़ लोगों का कर दिया। गवर्नमेंट की मैंने कड़ी से कड़ी आलोचना की है, लेकिन कभी कभी ये भी कहना चाहते हैं नोवेल पैंडेमिक था, शाबाश इंडिया। 16 करोड़ ये कम बात नहीं है, ज्यादा हो सकती थी लेकिन कम भी नहीं है। शाबाश, बहुत अच्छा किया है और अच्छा करते रहो। सो उनका प्रोत्साहित भी करना देना चाहिए। अभी ये मंडे को अमेरिका में 12 से 16 साल तक लोगों को परमिशन मिलने वाली है वैक्सीनेशन की। उस टीके की जब जांच की तो 100% इफेक्टिव था। 1 सितंबर को 2 साल से 11 साल की उम्र तक पूरे बच्चों का वैक्सीनेशन की अनुमति मिल जाएगी। 6 महीने से बच्चों से लेकर मॉडर्ना की टेस्टिंग अभी चालू है। मैं इंडियन माँ बाप को सिर्फ यही कहूंगा, आप गवर्नमेंट को बोले जो मेरे जैसे लोगों के बच्चे हैं अमेरिका में, वो ये वैक्सीन ले रहे हैं, उनका एक इंडियन सबसेट बना दे। तो जब ये वैक्सीन इंडिया में रिलीज होगी, मतलब यूएस में रिलीज होगी, उसी दिन में इंडिया में रिलीज हो सकती है। उसके लिए इंडियन स्टडीज की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे शायद अमेरिका में पले बड़े जरूर हो, लेकिन वो भारतीय मूल के हैं। उनका जेनेटिक पूल इस वजह से। और मोनोक्लोनल, अगर 1 सेकंड दें तो क्विकली बोल देता हूँ, मैं काफी मोनोक्लोनल यूज कर चुका हूँ। अभी मैं टीवी 9 पे था, मैंने एक पेशेंट का फोन आया, ड्यूरिंग इंटरव्यू मैंने उसको मोनोक्लोनल ऑर्डर किया। अभी टीवी 18 तक पहुंचा हूं तो उसको मोनोक्लोनल मिल भी गया। वो एकदम सिंपल है। प्लाज्मा के बारे में हम लोग सुनते हैं, प्लाज्मा अच्छी तरह से नहीं चलता। प्लाज्मा जो कोविड से बरामद हुआ है उससे हम लोग एंटीबॉडी निकालते हैं, सबसे अच्छी बॉडी एंटीबॉडी लेते हैं, उसको क्लीन करते हैं, उसको मास डुप्लीकेट करते हैं आर्टिफिशियली, वो ह्यूमन होता है। ऐसे 79 हम लोग कर चुके हैं। अगर 10 दिन के अंदर सिम्टम चालू होने के बाद और ऑक्सीजन कम होने के पहले ये चढ़ाया टीका 1 घंटे का, तो 86% कोविड मर जाता है। तो ये जब लोगों को पता चलेगा ऐसा कुछ है तो लोग अस्पताल में दौड़ना बंद करेंगे। और ये बहुत अच्छी न्यूज है मोनोक्लोनल। मैं खुद बहुत यूज कर चुका हूँ, मेरे सब पेशेंट 100% ठीक हो गए। ऑल पेशेंट दैट आई यूज इट इन, मेरा पर्सनल बड़ा निजी एक्सपीरियंस है मोनोक्लोनल का। पेरेंट्स डरिए मत, वैक्सीनेशन जब यूएस में चालू होगा इंडिया में भी चालू करेंगे। और अभी डोसेज का प्रोडक्शन बहुत बढ़ रहा है फाइजर मॉडर्ना का। अगर परमिशन दे दिया तो इंडिया में आ जाएगा, बच्चों का हो जाएगा। डरिए मत, ये बच्चे तो हमारा फ्यूचर है। इसमें मोनोक्लोनल के लिए सबसे बड़ी है फायदा ये कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं चाहिए, इंजेक्शन लगाना है, लगा दिया बस। उसके लिए हॉस्पिटल बेड पर जो प्रेशर है पेशेंट लेनी पड़ेंगे ना, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। जज्बातों को तार तार कर देने वाला एक वाकया सामने आया। चंद पैसों की खातिर कुछ लोग कोरोना से मरने वाले मुर्दों के कफन को चुराकर उसे बेचने का धंधा कर रहे थे। पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया। शमशान घाट और कब्रिस्तान से ये लोग कोरोना से मरने वाले लोगों के शव से कफन और कपड़े चोरी करते थे और फिर उन्हें व्यापारियों को सस्ते दाम पर बेच देते थे। उन कपड़ों को खरीदने वाले व्यापारी उन्हीं कपड़ों पर ब्रांडेड कंपनियों का स्टिकर लगाकर उन्हें महंगे दामों पर बेच देते थे। ऐसा करने वालों ने न सिर्फ इंसानियत को मार डाला बल्कि कोरोना को फैलाने का भी खतरा बढ़ा दिया।
पुलिस ने इस गिरोह के पास से बड़ी संख्या में मुर्दों को ढककर शमशान घाट और कब्रिस्तान लाई जाने वाली चादरों समेत कपड़े, फोन, नामी कंपनियों के स्टिकर्स बरामद किए हैं। पुलिस ने ऐसे 7 लोगों को गिरफ्तार किया जो शमशान और कब्रिस्तान में दीवार फांदकर मुर्दों के कपड़े और कफन चोरी किया करते थे। 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक ही घर के प्रवीण कुमार जैन, आशीष जैन और ऋषभ जैन हैं और बाकी उनके 4 अन्य साथी हैं। और उनसे इस टाइप के जो मृत व्यक्तियों के शमशान से चुराए हुए कपड़े और चादरें, गर्म शॉल और ग्वालियर कंपनी की कुछ रिबन और स्टिकर और जो ब्रांड के उसके लेबल, ये सब बरामद हुए हैं। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजा जा रहा है। दिल्ली सरकार ने कोरोना की वजह से 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। मतलब ये कि अब दिल्ली में 17 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार लॉकडाउन पहले से ज्यादा सख्त होगा, क्योंकि इस बार राज्य सरकार ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए मेट्रो को भी बंद किया है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आने जाने की इजाजत होगी। मजबूरीवश अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन ख़त्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। हमारी कोशिश है कि जितना ज़्यादा इसको लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा उतना तेज़ी से हम सब लोग कोरोना पे काबू पा पाएंगे। मेरी आप सबसे निवेदन है, जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने सरकार का साथ दिया, जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने पूरा लॉकडाउन का पालन किया, इसी तरह से आने वाले समय में भी आप सब लोग लॉकडाउन का पालन करेंगे। कोरोना संकट के बीच दिल्ली के ग्रेटर कैलाश थाने की पुलिस ने कोवी वैन लॉन्च किया है और इसका मकसद इलाके में रहने वाले जो बुजुर्ग हैं उनको इस वैन की मदद से जरूरत का हर सामान उनके घर तक पहुंचाना, उनको उपलब्ध कराना। इसके अलावा बुजुर्गों को वैक्सीन लगवाने के लिए भी वैन मदद करेगी, उन्हें ले जाएगी। यही नहीं, दिल्ली पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जिस पर बुजुर्ग कोरोना से जुड़ी दवाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर, घर का जरूरी सामान मंगवा सकते हैं। बुजुर्गों के लिए साउथ दिल्ली पुलिस ने एक ये वैन स्पेशली डेडिकेटेड की है। इसको सैनिटाइज करवा के और कोई कॉल आती है जैसे सीनियर सिटीजन की, उनको जो भी ज़रूरत होती है, खासकर अभी वैक्सीनेशन है, तो वैक्सीनेशन करवाते समय किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो उनको। बाहर जब हम बुजुर्ग हमारे बाहर निकलें और उन्हें किसी तरह की आने जाने में भी दिक्कत ना हो और किसी तरह से जो कोरोना का बाहर चल रहा है जिस तरीके का, तो उनको कहीं अफेक्ट ना हो जाए किसी तरीके से, तो उसके लिए हमने ये एक स्पेशली उन्हीं के लिए डेडिकेटेड इस रेमडेसिविर इंजेक्शन को पहुंचाया जा सके। दवा बनाने के सारे नियमों के मुताबिक रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाया गया है। ये इंजेक्शन अब पूरी तरह तैयार है। अगले चरण में इस इंजेक्शन को पैक करके बाजार के लिए रवाना कर दिया जाता है। लाइफ सेविंग मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन का ये आखिरी स्टेप है, यानी यहाँ पर इंजेक्शन तैयार होने के बाद पैकेजिंग होकर कंप्लीट होता है और उसके बाद इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेज दिया जाता है। इस जगह पर तमाम सारे लोग दिन रात काम कर रहे हैं ताकि लोगों तक जल्दी से जल्दी रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचाया जाए और देश के भीतर जो कमी है उसको कम किया जाए। ये प्रोडक्शन यूनिट 1 लाख रेमडेसिविर हर दिन प्रोडक्शन करती है ताकि हर व्यक्ति तक जिसको आवश्यकता है, जिसको ज़रूरी है, उस तक पहुंच पाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो मेरे पास रेमडेसिविर इंजेक्शन है, इस रेमडेसिविर इंजेक्शन पर जो वैल्यू लिखी है वो 3000 लिखी है, यानी ये रेमडेसिविर इंजेक्शन आपको मार्केट में 3000 रुपये में मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे गंभीर समय में जब देश के भीतर मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं, कोरोना से देश लड़ रहा है, उस समय कुछ कालाबाजारी करने वाले लोग इस लाइफ सेविंग मेडिसिन को हज़ारों रुपए में बेच रहे हैं। यानी इसका एक्चुअल दाम जो है उससे करीब 10 गुना 20 गुना ज़्यादा जिस तरीके से बेचा जा रहा है वो काफ़ी भयावह है। और ऐसे समय में देश को कम से कम ऐसे लाइफ सेविंग मेडिसिन को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है।
इस प्रोडक्शन यूनिट में लगातार प्रोडक्शन हो रहा है ताकि देश के हर राज्य तक इस इंजेक्शन को पहुंचाया जा सके और जल्दी से जल्दी इस इंजेक्शन के जरिए जो गंभीर पेशेंट हैं उनको सही किया जा सके। रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस प्रोडक्शन यूनिट में हर दिन 1 लाख इंजेक्शन बनाए जा रहे हैं। हालांकि इतने रेमडेसिविर इंजेक्शन मांग को पूरा करने के लिए बहुत कम है। इस हिसाब से प्रोडक्शन और बढ़ाए जाने की जरूरत है, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार ध्यान दे रही हैं। उससे ज्यादा ध्यान वो कंपनियां और उनके कर्मचारी दे रहे हैं जो दिन रात मेहनत करके कोरोना मरीजों की जान बचाने वाली इस दवा को बनाने में जुटे हैं। आज की महत्वपूर्ण रिपोर्ट मैं आपके सामने लेकर आ रही हूं। देश में कोरोना सुनामी का कहर टूट रहा है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 4,14,188 केस मिले हैं और मरने वालों का आंकड़ा 3,900 के पार हो गया है। गंभीर स्थिति में पहुंच चुके कोरोना के मरीजों के लिए रेमडेसिविर सर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ये कहा जा रहा है कि बहुत इफेक्टिव है, जैसा कि अभी हम सुन रहे थे डॉक्टर गोडसे को। तो क्या हम अपने पेशेंट्स पर वो इस्तेमाल कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कोई दिक्कत है जिसे अभी हम हाल फिलहाल में नहीं अपना सकते हैं? अभी पिछले कल ही तो इसकी अप्रूवल हुई है कि इसको यूज कर सकते हैं और आज सारे हॉस्पिटल में हलचल मच चुकी है। हमने ऑलरेडी कंपनीज को रॉश की है, कई और कंपनी को उनको अप्रोच किया है और सब लोग ऑर्डर कर रहे हैं कि ये मिलनी चाहिए। ये एक साइंटिफिक मतलब ट्रीटमेंट है, जैसे डॉक्टर गोडसे ने बताया कि जैसे हमने प्लाज्मा थेरेपी की थी उसका भी लिमिटेड यूज था और उसके कभी क्वेश्चन भी हुए। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तो एक साइंटिफिकली आप वायरस को ब्लॉक कर रहे हैं, तो इन ए वे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है ये इसकी जो डॉक्टर गोडसे का एक्सपीरियंस, हमारा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है खैर, पर यस साइंटिफिकली हम कह सकते हैं दिस इज वेरी साइंटिफिक एंड इफ वेरी एविडेंस बेस्ड देन इट शुड बी अवेलेबल। अब इसका कितनी अवेलेबिलिटी होगी कितनी नहीं अवेलेबिलिटी होगी, फिर कल अप्रूवल हो गई है, मतलब काफी। डॉक्टर DS राणा सर, ऐसे में क्वेश्चन ये भी रेज होता है कि क्या हमारे पास अगर ये है प्रोसेस, ये तकनीक है, तो उसको मरीजों तक पहुंचाने का प्रोसेस जल्द से जल्द शुरू हो, इस पर कैसे काम होगा? तो बहुत सिंपल है। इसमें मोनोक्लोनल के लिए सबसे बड़ी है फायदा यह कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन होनी चाहिए, इंजेक्शन लगाना है, लगा दिया बस। उसके लिए हॉस्पिटल बेड पर जो प्रेशर है पेशेंट ली नहीं बनेंगे ना, जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि वो एक तरह का इंजेक्शन है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। वो इंजेक्शन लगाना है, एक इंजेक्शन लगाएंगे छोटा सा और इंजेक्शन लग गया, घर पे लग जाएगा इंजेक्शन को, और पेशेंट को घर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, छोटी जगह भी लगा सकते हैं। डॉक्टर गोडसे इस बारे में सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आपकी बात में? डॉक्टर गोडसे, देखो वो इंजेक्शन इंट्रावीनस लगता है, 1 घंटे में लगता है। प्रेसिडेंट ट्रम्प को उसका थोड़ा रिएक्शन आया था, थोड़ा सा राइगर शेकिंग हो सकता है, इसलिए अस्पताल इमरजेंसी कैजुअलिटी में लगाएंगे, लेकिन RT-PCR पॉजिटिव होने के बगैर वो नहीं दे सकते। अभी हम लोग अमेरिका में क्या करते हैं, जो लोगों का हाई रिस्क है, जिनको प्लाज्मा ये मिलना चाहिए मोनोक्लोनल, उनका पहले ही स्कोर बना सकते हैं। एक गोडसे ऐप करेंगे, अगर हाइपरटेंशन, डायबिटीज, वेट, COPD है, अगर 7 में से आपका स्कोर 5 आता है तो आप हाई रिस्क हो। अगर आप हाई रिस्क हो और आपको कोविड के लक्षण लग रहे तो आप उसी अस्पताल जाओ, वहां पे RT-PCR टेस्टिंग भी होगा। तो एक रूम में RT-PCR टेस्टिंग होगा, आधे घंटे में रिजल्ट आएगा इमरजेंसी। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो 1 घंटे का इंजेक्शन लगेगा, आप 86% ठीक हो जाओगे और घर जाओगे। और ये सब लोगों को जब पता, मेरे सब पेशेंट ऐसे ठीक हुए हैं, मैं सेंटर भेजता हूँ, RT-PCR का टेस्टिंग 35 मिनट्स में आता है, मोनोक्लोनल चढ़ते 1 घंटे में ठीक होते हैं 86%। 779 पेशेंट्स का स्टडी किया था उन्होंने, इलाई लिली और रे जनरॉन ने, उसके रिजल्ट्स परसों ही आए थे, और ये म्यूटेशंस के खिलाफ भी बहुत अच्छी तरह से चलते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये बात फैलानी चाहिए ताकि लोग कि कुछ है। डॉक्टर गोडसे, आप तो ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि इसमें जो एक्यूरेसी का परसेंटेज है वो 86% है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में, और इस प्रोसेस को जितनी तेजी से अपनाया जाए वो बेहतर है भारत के मौजूदा हालात में। ऐसे में डॉक्टर विक्रम कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। डॉक्टर विक्रम।
मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि रिसोर्सेस की बात देखनी पड़ेगी। जो भी आपको मिलता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और बाकी सब वैक्सीन जो बाकी कंपनियां बना रही हैं, ये सब एक एक करके फैक्टर्स हैं जो आपको सेकेंड वेव से मुकाबला करने में बहुत बहुत एसेंशियल हैं। रिसोर्सेस अच्छे यूज होने चाहिए, पर फिर भी दो बातें कहना चाहूंगा। बैकग्राउंड इंडिया में यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अवेयरनेस करें, एजुकेशन दें, बेसिक जो सैनिटेशन मास्क है वो बहुत ही जरूरी है, और वैक्सीनेशन, ये दो आर्म्स हैं जो आपको, सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा जो है वैक्सीनेशन, ये बहुत क्रिटिकल हैं ताकि कम से कम लोगों को ये कोविड हो। डॉक्टर रवि मलिक। देखिए, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सलाह आपकी चैनल के थ्रू व्यूअर्स को देना चाहूंगा, जिसकी वजह से कि मृत्यु जो है वो हम काफी हद तक कम कर सकते हैं अपने परिजनों की। वो ये है, और मेरा मानना है कि 60-70% जो मृत्यु होती हैं वो बचाई जा सकती हैं अगर मरीज समय पर आए। मेरा मानना ये है कि मैं कुछ हिदायतें देना चाहूंगा, क्योंकि आए दिन मेरे इधर कोविड सेंटर में पेशेंट्स आते हैं जिनकी SpO2 40 हो गई, 30 हो गई, और उसके बाद साइटोकाइनिन स्टॉर्म अच्छे से सेट हो चुका है, और उसके बाद हम भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। 5 चीजें हमेशा याद रखें। कोई भी कोविड का पेशेंट, अगर आप घर पे हैं और आपको कभी भी लगता है कि आपकी ऑक्सीजन जो है वो 94 से कम जा रही है, आप तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें या हॉस्पिटल में जाएं। वजह यह है कि जब आप 40 पे या 30 पे आते हैं तब हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल होता है आपको बचाना। नंबर 2, अगर आपको हाई ग्रेड फीवर चल रहा है, स्पेशली जब बीमारी को 5 से 7 दिन कवर हो चुके हैं, तो भी आप अपने डॉक्टर की तुरंत सलाह दें। छाती में दर्द है, खांसी बढ़ती हुई नजर आ रही है, या सांस लेने में दिक्कत है, इनमें से कोई भी रेस्पिरेटरी सिम्टम है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। चौथी बात यह है कि जब भी आपको लगे कि आपको खुमारी आ रही है या ड्राउजीनेस है पेशेंट को, या हल्का सा भी गफलत सी हो रही है, तो वो तुरंत जो है वो इमरजेंसी में जाए। देखिए, अगर समय रहते साइटोकाइनिन स्टॉर्म के बिल्कुल मिड में आने से पहले आप हमारे पास आ जाते हैं तो सारी दवाइयां कारगर हैं, लेकिन एक बार टर्मिनल स्टेज आ जाती है, फिर हम चाहे कोई भी दवाई देते हैं वो उतनी कारगर नहीं रहती है। तो ये कुछ सलाहें अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें ये भी नहीं करना कि अननेसेसरी पैनिक करके हम अपने डॉक्टर्स के ऊपर लोड बढ़ाएं, और ये भी नहीं करना कि अपने सिम्टम्स को इग्नोर करने के बाद में हम ऐसी हालत में जाएं कि उस वक्त डॉक्टर भी जो है आपकी पूरी मदद ना कर पाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सलाह है। डेफिनेटली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, स्टीरॉइड्स हैं, बहुत सारे हमारे पास ट्रीटमेंट के विकल्प हैं, लेकिन ये विकल्प तभी काम करते हैं जब हम थोड़ी अर्ली या मिड स्टेज में आते हैं। लेट स्टेज में आने पे शायद ये वाले विकल्प इतना काम नहीं करते। बीते दिनों तो डॉक्टर रवि मलिक इस तरह के भी केसेस देखे गए कि अमूमन आदमी ये समझता रहा कि उसको वायरल फीवर है या मौसम बदल रहा है, इस वजह से थोड़ा शरीर में हरारत है, और इस वजह से भी कई केसेस बिगड़ते हमने बीते दिनों में देखे हैं, और उसके रेशो भी बहुत ज्यादा हुए हैं। डॉक्टर राकेश गुप्ता सर, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को लेकर आप कुछ कहना चाहते हैं? आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट, पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर कोई प्रोमिसिंग थेरेपी अवेलेबल होती है तो इंडिया में फाइनेंशियल रिसोर्स की दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट परमिशन दे, हम दवाइयां इम्पोर्ट करें, सैंक्शन दें, और रिकमेंडेशन दे के, जो मैं डॉक्टर गोडसे की बात से सहमत हूँ, ये जो हमारे यूएस के जो हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और जो हमारे इंडियन सबसेट्स हैं, उनको देखते हुए गवर्नमेंट हमारी इस परमिशन को एक्सपीडाइट कर सकती है, इंपोर्ट को ईज कर सकती है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देखिए, जो आर्मेंटेरियम में चीजें अवेलेबल है हमारे पास में, चाहे वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, चाहे वो लिमिटेड लॉकडाउन है, चाहे वो वैक्सीनेशन है, सभी चीजों का अगर हम इस्तेमाल करेंगे, कोई एक ही सारा काम नहीं कर सकती है। तो हमको सभी सम्मिलित प्रयास करके जनता की अवेयरनेस, वैक्सीनेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, लॉकडाउन और अवेलेबल थेरेपी। ठीक है डॉक्टर डीएस राणा सर, तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए वो कौन सी एडवाइस है जो आप सरकार को देना चाहते हैं? मैं जानती हूं कि नागरिकों को सलाह तो लगातार हमारे डॉक्टर्स दे रहे हैं, लेकिन जिस प्रोसेस के थ्रू वो चीजें होनी है, अगर हम इस आपदा में फंसते हैं जो सेकंड के बाद थर्ड आने वाली है, उसमें सरकार के लिए क्या आपकी प्रायोरिटीज है, आपके मुताबिक होनी चाहिए? सरकार को जो बेड स्ट्रेंथ है वो ऑप्टिमाइज करनी चाहिए, एंड वो कम्युनिकेट होनी चाहिए मैन पावर के साथ। बेड स्ट्रेंथ फजूल में बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है जी, मैन पावर उसको मैनेज करने के लिए नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि केसेस कम किए जाएं। उसका आंसर अभी भी वही है, सेल्फ लॉकडाउन एंड लॉकडाउन, और दूसरा वैक्सीनेशन। जहां तक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, डॉक्टर गोडसे ने बहुत अच्छा कहा, पर वो हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ये काफी महंगी है, गरीब लोग इसको नहीं ले पाएंगे। अमीर लोग एक इंजेक्शन जो 50,000 से ऊपर है, तो गरीब लोगों के लिए सरकार फ्री कराएगी या कहे करा सकती है, मुझे पता नहीं है। पहले अवेलेबिलिटी या क्वांटिटी कितनी होगी,
वो एक होप है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी, पर हमारे देश के लिए यही होप है कि इसकी प्रिवेंशन करें, और प्रिवेंशन के लिए जो सेल्फ लॉकडाउन है, जो एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसको अपनाओ, तभी आप संख्या कम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर बियॉन्ड समय की थोड़ी सी मेरे पास कमी है। मैं लास्ट वर्ड डॉक्टर गोडसे से लेना चाहती हूँ। डॉक्टर गोडसे, देखो, अगर अमीर, इसमें अमीर गरीब कुछ नहीं है। अगर अमीर लोगों को मिलता है 10 अमीर लोगों को और वो 1 घंटे में ठीक होते हैं, तो वो अभी अस्पताल में बेड नहीं पकड़ रहे हैं ना। तो जब अमीरों का फायदा होगा तब गरीबों का भी फायदा होगा। तो इसमें अमीर गरीब कुछ नहीं है। मोनोक्लोनल आए नहीं और हम लोग उसके ऊपर कॉस्ट कंट्रोल लगा रहे हैं। मेरे एक दोस्त का अभी फोन आया था, मई 13 को आ रही है इंडिया में और शायद 50,000 तक कॉस्ट रहेगी। हमने अमेरिका में डॉक्टर्स ने मिलके एक हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं। इंडिया का कोई भी गरीब आदमी हो, उसका नाम वो गुप्त रखे, हमको वो उसके ऊपर मैसेज कर दे, हम हर एक डॉक्टर एक आदमी का पैसा भरेगा मोनोक्लोनल का, अगर उसको चाहिए तो। ऐसे हम लोग एक डॉक्टर्स की फौज बना रहे हैं यहाँ पे। एक एक के तो देंगे, एक के साथ करके पूरा नेशन ठीक करेंगे। ये बहुत अच्छा सुझाव डॉक्टर गोडसे आपने दिया। उम्मीद है कि ये सुझाव जो है वो उन अमीरों तक भी पहुंच रहा होगा और सरकार तक भी पहुंच पा रहा होगा, जिनके लिए दूसरी लहर से लड़ना जितनी बड़ी चुनौती है, उससे बड़ी चुनौती तीसरी लहर का सामना करना होगा। जितनी तैयारी होगी उतना नुकसान कम होगा। लेकिन आप लोगों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे व्यूअर्स के साथ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के संवाद का निष्कर्ष यही है कि सबसे पहले कोरोना से लड़ाई में मास्क आप जरूर पहनते रहिए, भले ही आपका वैक्सीनेशन क्यों ना हो गया हो। और साथ ही सरकार से बस ये उम्मीद कि वैक्सीनेशन को बड़े से बड़े स्तर पर ले जाकर इस तरह कर दिया जाए कि देश का ज्यादा हिस्सा उस वैक्सीनेशन का हिस्सा बन जाए। बस इसी उम्मीद के साथ आज ये देश है हमारा में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।